हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और एग्जाम की तैयारी बड़े मजे में कर रहे हैं। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को गौतम आदित्य का प्रणाम। आप मुझे आदित्य सर बुला सकते हैं। और आज हम लोग देखेंगे कि वास्तविक संख्याएं से कौन कौन से प्रश्न आते हैं एग्जाम में और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। आज उसकी मैं आपको तैयारी कराने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका रिवीजन आपको करा देता हूँ। तो सम संख्या के बारे में हम लोग क्या जानते हैं बच्चों की वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाज्य हो। सबसे छोटी संख्या जो 2 से भाज्य होती है वो 0 होती है। 0 के बारे में, 0 प्रत्येक संख्या से भाज्य है बच्चा। 2 से भी, 3 से भी, 1 से भी, प्रत्येक संख्या से 0 कट जाता है। उसके बाद 2 है तो 2, 4, 6 इस तरीके से 2 से भाज्य होने वाली सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं बस जो 2 से भाज्य ना हो, तो पहला संख्या जो 2 से भाज्य नहीं है वो 1 है। उसके बाद 3, 5 इस तरीके से हम चले जाते हैं। ठीक है। और बच्चा एक बात और ध्यान रखना है कि सम अभी आगे बताऊंगा। चलो, प्राकृत संख्या कौन सी है। जो संख्याएं गिनती की जितनी भी हैं वो सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो अनंत तक गिनते चले जाओ बच्चों, सारे प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते होंगे कि 0 से शुरू होती है गिनती। कहां से शुरू होती है बच्चे? 0 से। और स्थिर तरीके से यह भी अनंत तक चला जाता है। ठीक है। अब पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या बच्चा 0 से शुरू होती है। पूर्णांक संख्या कौन है? वैसी संख्या जिसमें सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 शामिल होता है। ठीक है बच्चों, इसमें दशमलव वाले संख्याएं नहीं होंगी। जो संख्या होगा वो पूर्णांक कहलाएगा यदि उसमें कोई दशमलव नहीं है। तो 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीके की जितनी संख्याएं होंगी, अगर वो भिन्न संख्याएं नहीं है, दशमलव वाली संख्याएं नहीं है, तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब एक बात बच्चे कि धन कौन है? जब आपके पास पैसा होता है तो वो आपका धन है, और कर्ज में हो तो वो ऋण है। तो ऋणात्मक संख्याओं को माइनस से सूचित किया जाता है, धनात्मक संख्याओं को हम लोग प्लस नहीं लगाते हैं, यह हमें पता है। भाज्य संख्याएं कौन है? जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे सभी संख्याएं बच्चे 1 से तो कटता ही है और स्वयं से भी कटता है। 1 और स्वयं से तो कट ही जाता है, लेकिन कोई अन्य गुणनखंड भी अगर उस संख्या का हो तो उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि 4 2 से कटता है, 6 3 से कटता है, 12 4 और 3 और 2 सभी से तीनों से कटता है। उसी प्रकार बच्चों ऐसे संख्याओं को भाज्य संख्या कहेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या को हम 4 लिख सकते हैं, 6 है, 12 है, इस तरीके से संख्याएं आएंगी भाई। कोई भी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। चलो, अभाज्य संख्या कौन है बच्चा? वो स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। 2 अपने और 1 के अलावे किसी से नहीं कटता है। 3 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है, 7 नहीं कटता है, तो इस तरीके से। लेकिन 9 है बच्चा, वो 3 से कट जाता है। तो अभाज्य संख्याएं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या जानना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। ठीक है। 1 से लेकर के 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितने अभाज्य संख्याएं बच्चों? 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 19 आप सुने होंगे, कभी 23 सुने होंगे। ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है। सह अभाज्य संख्या कौन है? तो सह अभाज्य संख्या 2 वैसी संख्याएं जिसका मौसा 1 हो। 2 संख्या जिसका मौसा 1 हो। तो कोई भी लगातार संख्याएं होगा ना बच्चों। जैसे 4 5 रहे, 6 7 रहे, 8 9 रहे, 15 16 रहे, तो कोई भी लगातार संख्याएं होंगी उसका मौसा 1 ही आना है। और अन्य अगर कोई अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याओं का जोड़ा ले लो बच्चों। अगर 3 ले लो, 7 ले लो, 3 ले लो, 19 ले लो, तो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा होगा, उसका भी मौसा 1 होगा। और लगातार संख्याएं होंगी उसका भी मौसा 1 होगा। ठीक है बच्चों। तो वैसी संख्या जिसका मौसा 2 संख्या जिसका मौसा कितना हो। जैसे मान लो मैंने 15 ले लिया और 17 ले लिया। ठीक है। एक भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या, और भाज्य और अभाज्य संख्या अगर साथ में रहेगा तो उसका भी मौसा कितना होगा? 1 होगा। भाज्य अभाज्य साथ में रहे, 2 अभाज्य साथ में रहे, या लगातार संख्या साथ में रहे 2, तो वो उसे सह अभाज्य संख्या हम लोग कह सकते हैं। परिमेय संख्या है बच्चों वैसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q बराबर 0 ना हो, जहां Q 0 के बराबर ना हो। ठीक है। नीचे 0 नहीं होना चाहिए बच्चों। जब भी भाग में नीचे 0 आता है तो वैसी संख्याएं अपरिभाषित हो जाती है। क्या हो जाती है? अपरिभाषित। क्लास थोड़ा सा तेज आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी क्योंकि एग्जाम का तैयारी कराना है इसलिए मैं इतने तेजी से आपको पढ़ा रहा हूं। तो यहां P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे A बटा B बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों।
तो p बटा q के रूप में कैसी संख्याओं को लिख सकते हैं? अगर मान लो कि आपके पास एक संख्या 7 है, कितना है? 7 है। आप बोलोगे कि सर आप इसे p बटा q के रूप में लिखिए, कैसे लिखिएगा इसे बटे के रूप में? तो कोई बच्चा कहेगा सर इसके नीचे 1 डाल दो। वो भी ठीक है बच्चों की 1 रखे, सभी संख्याओं के नीचे तो 1 होता ही है, लेकिन बच्चा ये ऊपर वाला जो है ना संख्या जो है, ये जो संख्या है जो p बटा q के रूप में लिखने का मतलब है कि ऊपर और नीचे पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। कैसी संख्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना, पूर्णांक संख्या में 0 भी है, यह ध्यान रखना। ऊपर 0 हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता है। अब इस 7 को ना यदि हम ऊपर और नीचे 3 से गुना कर दे तो ये 21 बटा 3 हो जाएगा, 21 बटा 3 हो जाएगा। ऊपर नीचे 3 से गुना, और ऊपर और नीचे 3 से गुना करने का मतलब है जैसे इस 1 को भी 3 से गुना किए, 7 को भी 3 से गुना किए, इसका मतलब है कि आपने 1 से ही गुना किया है। 3 बटा 3 1 होता है, ठीक है बच्चा। तो उसको हम 21 बटे 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्याएं वो है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, और सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पाई है बच्चा। हो सकता है कि एग्जाम में इस बार ये ना आए कि अपरिमेय संख्याएं चुनी है और उसमें पाई ऑप्शन में नहीं रहे, लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, अपरिमेय संख्या, ये थोड़ा सा मैं इसको इस जगह पे बता देता हूं। अपरिमेय संख्या कोई भी संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, वैसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। एक तो पाई के बारे में हम जान लेंगे कि पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब अगर रूट 2 है और रूट 4 है तो आप कहोगे सर ये भी रूट में, ये भी रूट में, रूट 2 तो अपरिमेय हो जाएगा लेकिन रूट 4 नहीं होगा, क्योंकि रूट 4 किसका वर्ग, इसका वर्गमूल कितना है? 2 है। कितना है? 2 का वर्गमूल रूट 4 है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर आ जाएगा, जैसे रूट 9 है वो 3 बाहर आएगा, है ना, तो वैसी संख्याओं को कहेंगे क्या? परिमेय बोलेंगे। परंतु यदि कोई संख्या रूट के अंदर रह जाए, वो घन के अंदर रह जाए, रूट के अंदर रह जाए, तो वैसी संख्याओं को अपरिमेय बोलेंगे। सिर्फ रूट का मतलब होता है बच्चा पावर 1/2। तो किसी भी संख्या का यदि पावर, किसी भी संख्या का घात, किसी भी संख्या का घात यदि बटे में हो, क्या कहते हैं उसको बच्चे? जैसे समझना, पूर्णांक नहीं हो, जैसे मैंने यहाँ 5 लिया और इसका घात अगर 1/4 है, किसी भी संख्या का घात यदि पूर्णांक में नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या है? तो ऊपर जितने वर्णित संख्याएं हैं ना बच्चों, जितनी संभव संख्याएं हैं, संभव सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक काल्पनिक संख्या भी होता है, इमेजिनरी नंबर भी होता है, आयोटा करके, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे। चलिए, तो अपरिमेय संख्या हम लोग समझ लिए कि रूट 2 हो गया, रूट 3 हो गया, रूट 7 हो गया, चाहे करणी में 3 रूट 5 हो गया, ये सारी संख्याएं कैसी है? तो अपरिमेय संख्याएं हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब एलसीएम है। पहले चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मेनली हमें संख्याएं हैं, संख्याओं के बारे में हम जानते हैं, और हमें मेनली पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ, लसा और मसा। तो लसा को का फुल फॉर्म होता है, लसा को लिखते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को लसा लिखते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर को एलसीएम लिखते हैं, और दोनों एक दूसरे का हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण है, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार से मसा एचसीएफ को मसा लिख सकते हैं। ये बिहार बोर्ड के बच्चों को भी एचसीएफ लिखना अलाउड है, अंग्रेजी में आप लिख सकते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एचसीएफ लिखते हैं। अब ये कैसे है इसको हम लोग समझ लेंगे। इतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चा, तो हम लोग आगे की क्लास शुरू करेंगे। लेकिन एक चलो थोड़ा सा और कर देता हूं अपरिमेय संख्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान देना बच्चों, आप परिमेय संख्या सीख चुके हो, अगर 2 प्लस का रूट 3 रहेगा तो भी ये अपरिमेय होगा। क्या होगा बच्चा? अपरिमेय होगा। यदि 2 परिमेय संख्याओं को अगर आप गुना करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, परिमेय है, तो वो परिमेय ही रहेगा। और यदि आप 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ोगे, घटाओगे, ठीक है, तो वो अपरिमेय ही रहेगा। 2 अपरिमेय संख्याओं को यदि आप जोड़ोगे, घटाओगे, तो वो अपरिमेय, इसका तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। यदि रूट 2 प्लस रूट 2 रहता तो 2 रूट 2 लिख देते, तो फिर भी ये अपरिमेय। तो अपरिमेय प्लस अपरिमेय या अपरिमेय माइनस अपरिमेय, जोड़ घटाव अगर करेंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा। लेकिन यदि हम अपरिमेय को और अपरिमेय को गुणा और भाग कर दे, तो कभी अपरिमेय और कभी परिमेय, कभी अपरिमेय और कभी अपरिमेय। जैसा देखना, अगर 2 है और 2 को हमने 2 से गुना करा तो ये 2 आया। कितना आया? 2 आया।
अगर यहाँ पे √2 है, उसको √2 से हमने काटा तो कितना आया, 1 आया। ये बहुत सारे प्रकार के ऐसे सवाल बनेंगे। तो अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करने पर या भाग करने पर परिमेय भी प्राप्त हो सकता है, अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। अपरिमेय कब प्राप्त होगा बच्चों, जैसे यहां हमने लिख दिया कि √6 है और इसको हमने √2 से भाग दिया तो ये √3 आ जाएगा बच्चों, ये कट जाता है। रूट के अंदर रहेगा ना तो हम काट सकते हैं इसको सीधा, जैसे नॉर्मल काटते हैं, लेकिन रूट में आएगा आंसर आपका। तो √6 भागे √2, तो उसको हम लिख सकते हैं √3। बटे और भागे एक ही बात है। तो फिर भी कभी अपरिमेय आया है और कभी क्या आया है, परिमेय आया है यहाँ पे, ठीक है, हम लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन कभी भी यदि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या आप जोड़ो, घटाओ, गुना करो या भाग करो, वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो अपरिमेय का जोड़, घटाओ, गुना या भाग यदि परिमेय से होगा तो वो अपरिमेय ही होगा, ठीक है। स्पेशल केस बस अपरिमेय का अपरिमेय से गुना और भाग हो तो कभी परिमेय कभी अपरिमेय, याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो अब इस चैप्टर में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो हम लोगों को पढ़ना है HCF और LCM, ठीक है। उसके लिए अभाज्य गुणनखंडन विधि भी है और एक विधि है जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं हम लोग। तो चलो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के कुछ सवाल हम लोग बनाते हैं। अब कहेगा बच्चा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो आपको पता है यूक्लिड ने एक प्रमेय का दिया था, अब इसको हम लोग समझ लेंगे। चलो अभी धीरे धीरे। तो एक प्रश्न है हमारे पास, एक क्वेश्चन है बच्चों कि 156 और 504 का HCF ज्ञात करे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। ये पढ़ाते पढ़ाते समझा दूंगा बच्चों, ये बेसिक क्लास नहीं है, समझना। हम सबसे पहले लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हमें HCF निकालना है। हमें HCF निकालने की कौन सी विधि पता है बच्चों, तो हमें पता है कि दो संख्याएं हैं, उसमें से जो छोटा संख्या रहेगा उसे हम ऐसे लिख लेंगे। चलो पहले लिख ही लेते हैं। यहाँ क्या है बच्चा, तो यहाँ 156 जो है वो छोटा है 504 से, ठीक है। हमने ये चिन्ह लगा दिया, 2 वाला चिन्ह बड़े की तरफ लगता है, 1 वाला जो नोकीला होता है वो छोटे की तरफ लगता है, ऐसा हमको दिख गया, ठीक है। अब हम लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन, एक एक लाइन छोड़ करके लिखना बच्चों ताकि वो सुंदर लगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है बच्चा, तो A बराबर BQ प्लस R। अब आप कहोगे सर कि ये A बराबर BQ प्लस R क्या है, तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। भाग करने की कौन सी विधि हम लोग जानते हैं, तो हम लोग जानते हैं HCF निकालने की विधि, जो भाग विधि जिसको कहते हैं। तो ऐसे 504, ठीक है बच्चा। अब ये सीधा सीधा करना जरूरी नहीं है, नियम को फॉलो करना है हमें। अब देखो बच्चों 156 504, 15 दूना का 30, 15 दूना का 30 और 15 तिया का 45, 15 तिया का 45, तो 3 बार तो आराम से हम लोग लगा सकते हैं। 6 का 18, 5 तिया का 15, 1 16 और 3 एकम 3 और 1 4। अब देखो 8 6 14 हुआ, ठीक है। 9 में से 6 गया, 3 बचा और यहाँ पे ये कट गया। अब 36 से हमें लगाना है 156 को। किसको लगाना है, एक बता दूंगा बच्चों की क्या है, बाकी आप लोग अगर समझ में आ रहा है तो अच्छा है। 5 तिया का 15, 5 तिया का 15, तो 5 बार में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि 6 5 30 हो जाएगा। 4 बार में लगाते हैं, 6 चौके का 24, हाथ में 2 और 4 तिया का 12 2 14, 2 बचा, यहाँ 1 बचा, ये कट गया। अब 12 तिया का 36, 12 तिया का 36। अब अंतिम बार हमने भाग दिया 12 से, अब 12 ही वह संख्या है जिसने शेषफल को शून्य कर दिया, तो हमारा HCF कौन हो गया बच्चा, 12 हो गया। ऐसे हम लोगों ने भाग विधि में पढ़ा था, ठीक है। यहां बात समझना है बच्चों कि ये जो है ना, ये 504 जो है ये हमारा A है और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो B है, और जो भागफल आया है ना वो हमारा Q है। क्या है Q है। तो ये हमारा भाज्य संख्या है। 504 क्या है, भाज्य है। ये क्या है, भाजक, भाग देने वाला। 504 156 है,
ये भाजक है और ये हमारा भागफल है, और जो बचा वो शेषफल है। ठीक है, तो शेषफल को हम लोग आर लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं बच्चों, आर लिख रहे हैं, इसको क्यू लिख रहे हैं, इसको ए लिख रहे हैं, इसको बी लिख रहे हैं। अब समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए ए के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे 504, 504। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं, कुछ जो टीचर्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि मान लो, तो मानना पड़ता है कभी कभी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो कि माना ए बराबर 504 और बी बराबर 156, इस तरीके से मान भी सकते हैं। और नहीं भी मानो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ए के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, 504, कितना रखेंगे 504। बी के जगह हमारा कितना है 156। अब हम लोग गुना करेंगे कितने से, तो बी क्यू था, तो बी क्यू के जगह पे क्यू रख दिए, बी के जगह पे बी रख दिए, शेषफल हमारा 36 आया था। अब ये जो हमारा ए है, ये जो हमारा बी था, इस बारी ए हो गया है, क्या हो गया है ए। अब इसी में तो हम लोगों ने अभी भाग दिया ना, ये जो 156 था इसी में तो भाग दिया ना, तो ये हमारा फिर से ए हो गया, और 36 से भाग दिया है हम लोगों ने, तो 36 हमारा बी हो गया। और क्यू हमारा कितना है इस समय 4 है, बचा कितना 12, पुनः से 36 में हमने भाग दिया, तो 36 है, और किससे भाग दिया 12 से, और कितने बार में दिया तो 3 बार में, और शेषफल क्या आया कुछ नहीं तो 0। ठीक है, और शेषफल को शून्य किसने किया, तो 12 ने किया, तो हमारा एचसीएफ कितना हो गया बच्चा 12 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए लिखो या अतः लिखो, टेंशन की बात नहीं, हम लिखेंगे इसलिए HCF किसी को अगर हिंदी में लिखने का मन हो मसा लिखेगा। HCF कितने कितने का हम लोगों ने निकाला बच्चों, तो 156 और 504 निकाला ना, और बराबर कितना आया हमारा, तो 12, कितना आया 12, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। ऐसे ही सवालों को बनाना है। ठीक है, हम लोग दूसरे सवाल भी देखेंगे, इसके उदाहरण के एक और सवाल देख लेंगे हम लोग। आप लोग बच्चा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बच्चों, हमारे पास एक और सवाल है कि 250, 175 और 425 का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, मसा ज्ञात करना है। अब अगर 3 संख्याएं रहेगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, चलो देख के सीख लेना है बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने हल लिखा, यहाँ क्या है बच्चों 3 संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं। सबसे छोटा इसमें कौन है, तो 175 है। सबसे छोटा कौन है 175 है ना। इससे बड़ा कौन है 250, और 250 से भी बड़ा कौन है तो 425 है। ठीक है, अब बच्चा क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ना 2 बड़े संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले 2 बड़े संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, हालांकि किसी का भी किया जा सकता है, कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं है। इसका और इसका भी आप कर सकते हैं, एक छोटे एक बड़े, इसका और इसका भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 2 बड़े संख्याओं का अगर आप करेंगे तो कभी भी गलती आपका नहीं होगा। चलो देखते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, माना ए बराबर 425 और बी बराबर 250। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। थोड़ा लंबा हो रहा है ना बच्चे। चल अब देखो क्या करेंगे हम लोग फटाफट। तो हम लोगों को पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हमने ए किसको माना है 425 को, किसको माना है 425 को। बी किसको माना है हमने 250 को माना है। ठीक है, 250 से एक बार में लग जाएगा, 250 आ गया, 5 बचा, 12 में से ये गया 7 बचा, और 175। 250 में पुनः से हमने लगाया, 175 से एक बार में लगेगा, हमारा बचेगा कितना बच्चों, तो इसमें से हमारा 75 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 75 से 175 को हमने लगाया तो कितना बचा, 3 बार में हम लोग लगा सकते हैं, 2 बार में लगा सकते हैं, 150 आएगा। और 150 को लगाने से कितना हमारा बच गया बच्चे 25 बच गया। 25 से जब हम लोग 75 को लगाएंगे तो 3 बार में 25 75 को पूरा भाज्य कर देगी। हमारा एचसीएफ कौन हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 400
25 बराबर 250 गुने का 1, यही हमारा बी है ना बच्चों, ये क्यू है। ठीक है, लिख दिया हमने। आर हमारा क्या बचा, 175 बचा। कितना बचा, 175। इस बार हमने 250 में भाग दिया है, तो 250 हमारा ए हो गया, बी हमारा कौन हुआ 175, और क्यू हमारा क्या हुआ 1। ठीक है, और शेषफल कितना बचा 75। पुनः हमने 175 में भाग दिया, तो हमारा 175 ए हो गया, और 75 हमारा क्या हो गया बी। क्यू हमारा 2 है, और शेषफल हमारा कितना है 25 है। इस बार हमने 75 में भाग दिया है, तो 75 हमारा ए हो गया, और 25 से भाग दिया है तो 25 हमारा बी हो गया, और जितनी बार में दिया है 3, तो वो हमारा क्यू हो गया, और प्लस का शेषफल कितना बचा 0। तो HCF हमारा मिल गया, कितना मिला 25। ठीक है, तो ये HCF मिला हमारा। HCF कितना हो गया, HCF बराबर 25। और किसका HCF बच्चों, तो इन दोनों का 250 और 425 का HCF इतना आया है। तो हम लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः संख्या देख लो कि आपका 175 बच गया था, HCF 25 आया है, तो हम लिखेंगे 25 छोटा है 175 से। ठीक है, लिखेंगे A बराबर BQ प्लस आर से। ठीक है, पुनः से हमने लिख दिया कि A बराबर BQ प्लस आर से। तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः से बच्चों 175 को A मान लिया, 25 को B मान लिया। अब 25 से 175 कट जाएगा, क्योंकि चलो कितने बार में, तो 7 बार में कट जानी चाहिए। 4 6 7 बार में कट जाएगा बच्चों। 7 बार में 175 25 से कट गया, शेषफल 0 हो गया। हम लिखेंगे 175 बराबर 25 गुने 7 प्लस का 0। तो अतः लिख देंगे, अतः चाहे इसलिए भी लिख सकते हैं, अतः HCF और किसका किसका हमने HCF निकाला है, तो 175 250 और 425 बराबर कितना आया है बच्चों, तो हमारा HCF आ गया है 25। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल जब भी मिलेंगे आपको, आप इस तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले 2 बड़े संख्याओं का HCF निकाल लेना, और बाद में जो HCF आएगा आपको, इन 2 बड़े संख्याओं का जो HCF आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको B मान करके, और जो एक और जो संख्या बचा हुआ है उस संख्या को A मान के हम पुनः से A बराबर BQ प्लस आर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम अपना HCF ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलो कुछ और सवाल देखेंगे हम लोग। चलो बच्चों, तो अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है बच्चों, तो पहले समझ लेंगे कि यदि आपको कह दिया जाए कि 50 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 50 का अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन है, 2 से ही तो भाग देते हैं ना बच्चों। हम लोग LCM जब निकालते हैं 2 से भाग देते हैं, 2 से बाकी LCM HCF निकालना भी सिखाए हैं। LCM निकालना आपको पहले से आता होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि अगर कहेगा HCF और LCM ज्ञात करने के लिए, तो पहले अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। कोई भी एक संख्या है, हमने संख्या लिया, 2 से 50 को भाग देंगे तो 25 आएगा। अब 25 में ना 2 से लगेगा ना 3 से लगेगा, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही हम भाग दे सकते हैं। तो 5 से इसको भाग देंगे, 5 बार में ये कट गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 50 बराबर 2 गुने का 5, 2 गुने का 5। आप कहोगे सर 2 बार 5 है तो एक बार और 5 लिखिए। ठीक है बच्चे, एक बार 2 आया था हमने लिख दिया, 2 बार 5 आया था हमने लिख दिया। तो यहाँ एक बात समझना कि 50 को इसको घात के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। 2 का घात कितना, 1 है, 2 जैसा कोई है नहीं। 5 2 बार आया है तो 2 का घात कितना हो गया, 2। और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, तो जितने बार जो संख्याएं आएंगी ना उसको लिख लेंगे, जितनी संख्याएं आएंगी, और वो जितनी बार आएगा उसके ऊपर घात लगा देंगे, वो हमारा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो अब हम लोगों के पास 2 सवाल है, एक 36 और 64, और दूसरा नंबर सवाल भी हम लोग देखेंगे। चलो बच्चों करते हैं पहले सवाल को सॉल्व। बहुत से बच्चों को पहले से आता है। तो अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। मान लो 36 लिख लिया हमने 36 लिख लिया, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और फिर 3 से 3 बार में। 64 भी हम इस तरफ लिख लेते हैं, 2 से 3 2, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, और 3 से 3 बार में। ठीक है, अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे बच्चों कि 36 बराबर
36 बराबर 2 दिख रहा है ना, 2 दिख रहा है, और हमको क्या दिख रहा है, 3 भी तो दिख रहा है। चलो इसको आराम से लिखते हैं ऐसे करके, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। 64 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 64 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ठीक, अब देखना बच्चों, हमें HCF भी ज्ञात करना है और LCM भी ज्ञात करना है। जिन संख्याओं का ज्ञात करना हम लिख सकते हैं ऐसे कि HCF 36 64 बराबर, LCM 36 64 बराबर। ठीक, HCF ज्ञात करना है तो HCF बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो संख्या जो दोनों में है। 2 तो दोनों में दिख रहा है, हमने लिख लिया 2। एक बार 2 दिखा, 2 बार दोनों में दिख गया, 2 बार लिख लिया बच्चों। कितनी बार लिख लिया, 2 बार दोनों में दिखा, तीसरी बार सिर्फ एक में दिखा है, तीसरी बार सिर्फ एक में दिखा है। ठीक है, सब में तो है नहीं, तो 2 हमने दोनों में देखा, जो दोनों में रहेगा ना बच्चों उसी को हम HCF में ले सकते हैं। दोनों में नहीं है तो उसे नहीं ले सकते। यहाँ 3 दोनों में है तो एक बार हमने 3 भी ले लिया, फिर से 3 दोनों में है तो ये भी हमने 3 को भी इसमें ले लिया। तो अब समझना बच्चों कि इसको हम गुना कर देंगे तो 2 दूनी का 4, 4 तिया का 12, अब 12 तिया का 36, तो हमारा HCF कितना हो गया, 36 हो गया। अब LCM में क्या करते हैं कि 2 है दोनों में, ले लिए, 2 है दोनों में, उसे भी ले लिया, 3 भी दोनों में है, लेकिन पहले समझना 2 इन दोनों में था, 2 इन दोनों में था, लेकिन ये दोनों में नहीं है तो इसे भी हमें लेना पड़ेगा। जो दोनों में है उसे सिर्फ एक ही बार लेंगे और जो नहीं रहेगा उसको तो लेना ही है। तो दोनों में नहीं है तो उसको भी ले लिया, 3 दोनों में है उसे एक बार ले लिया, फिर से 3 दोनों में है उसे भी एक बार ले लिया। अब क्या करेंगे, इस सबको गुना कर देंगे, हमारा LCM निकल जाएगा। तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 तेरी का 24 और 24 तियाई, और 24 तिया हमारा हो जाएगा है 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 तेरी का 24 और 24 तिया 72 कैसे हो सकता है, 3 तिया का 9, यहाँ हमने कुछ हो रहा क्या, 36 2 2 3 3 2 2 2 3 और 3। ठीक, दोनों में था एक बार लिया हमने, फिर से एक बार लिया, अच्छा हम लोगों ने एक छोटी सी मिस्टेक किया, पता है क्या, छोटा क्या बड़ा बोलोगे इसको मिस्टेक को, 16 दूनी 32 होता है, यहाँ 8 आ जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा, यहाँ 4, फिर 2 से कटा 2, तो 3 का तो इसमें गेम ही नहीं था 64 वाले में। यहाँ भी हमने 18 दूनी 36, ठीक तो है, ये ठीक है, पर यहाँ दिक्कत था। चलो इसको हम लोगों को फिर से लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही आए हैं, तो 3 बार तो हम लिख चुके हैं, 3 बार और 2 लिखना पड़ेगा, 3 बार और 2 लिखो बच्चों। ठीक है, यहाँ इसको भी मिटा लेते हैं, तो दोनों में देख लेते हैं, दोनों में 2 बार ही आया था, 2 बार 2 आया था, 2 बार लिख लेते हैं, लिख लिया। अब जो 2 बार ही 2 आया ना, अब 3 तो आया ही नहीं है, तो यही हमारा HCF हो गया, 4 ही हमारा HCF हो गया, क्योंकि 2 बार 2 आया है, 3 इसमें एक बार भी नहीं है, तो हमारा HCF यही जो कॉमन दोनों में आया है वही हो गया, 4 हो गया हमारा HCF। अब LCM के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो LCM के लिए 2 बार दोनों में आया था, ये तो गया, दोनों में आया है, लिख दिया 2 गुने 2। अब जो नहीं आया है, ये 4 बार 2 नहीं आया है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, और 3 गुने 3 भी नहीं आया है, तो 3 गुने 3 भी लिख देंगे, ये हमारा HCF हो जाएगा। इसको गुना करना पड़ेगा बच्चों। चलो इसको कर लेते हैं, 9 हो गया हमारा और ये 8 हो गया, 8 8 का 64, तो 9 8 72 गुने 8। चलो कैसे किया बच्चों हमने, ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया और ये 9 हो गया, ठीक है। तो हमने किया 9 8 72 और 72 8, तो 8 7 56, 8 दूनी का 16, तो हमारा 576 HCF हो जाएगा, ठीक है।
हमारा HCF के LCM कितना हो गया 576। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बनाएंगे। अब इसका दूसरा तरीका क्या था बच्चा कि हम इसको लिख सकते थे सीधा 2 का घात 2 गुने 3 का घात 2। यहाँ लिख सकते थे 1 2 3 और 3, तो 2 का घात 6 लिख सकते थे। 2 का घात 2, सबसे कम घात 2 का 2 है, 2 का घात 2 ही है, तो हमारा HCF 2 का घात 2 हो जाता है। LCM जो था हमारा, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, जिसको ऐसे करके बनाना है वैसे बनाओ, जिसको ऐसे समझ में आ जाए वो भी ठीक है। ठीक है, चलो बच्चों, तो 2 नंबर सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। 36 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, 45 का भी कर दिया और 72 का भी कर दिया। अब क्या करना है हमें तो लिख देना है 36। कितना लिख देंगे? 36 इक्वल टू कितना है 2 गुने 3, 2 का घात कितना 2, 3 का घात कितना 2, और 45 बराबर कितना लिख देंगे तो 3 गुने 5, 3 का घात कितना 2 और 5 का घात 1 छोड़ देते हैं। 72 बराबर कितना लिखेंगे हम लोग बच्चों? तो 2 है और 3 है, 2 का घात कितना 3, 3 का घात कितना 2। अब HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। सबसे कम घात लेंगे सब में से। इसमें से तो 3 है नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन 2 सब में नहीं है, इसमें 2 है नहीं, तो 2 वाले को तो लेना ही नहीं है। तो तीनों में 3 का घात 2 है, तीनों में 3 का घात 2 है, सबसे ज़्यादा घात तीनों में 3 का घात 2 ही है जो तीनों में है। तो हमारा HCF 3 का घात 2 हो गया, बराबर कितना होगा 3 तिया का 9। चलो LCM क्या हो जाएगा हमारा बच्चों? LCM में हम लोग क्या ले लेंगे? तो सबसे ज़्यादा घात 2 का घात कितना है 3, 2 का घात कितना है 3, तो हमें सबसे ज़्यादा घात वाला ले लेना है। 2 का घात 3 ले लेंगे, तीनों में रहे ना रहे उससे मतलब नहीं। चलो अब 3 का घात 2 तीनों में है, तो 3 का घात 2 तीनों में है, सबसे ज़्यादा घात जो तीनों में रहेगा 3 वाले संख्या में, तो 2 ही है, ले लिया हमने। 5 तीनों में नहीं, सिर्फ 1 में है, ले लिया। चलो क्या हो गया? 2 का घात 3 8 हुआ, 3 का घात 2 9 हुआ, और 5 तो 5 ही है। तो 9 8 72, 9 8 72 और 72 25 360 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 72 25 कितना बच्चों? 360। चलो तो ये सवाल भी हमारा हो गया। ऐसे सवालों को भी हम कैसे बनाएंगे हम लोग सीख चुके हैं। तो HCF और LCM हमने ज्ञात करा है। अब यहाँ पे बताया था मैंने बच्चों अभी थोड़ा देर पहले कि जो HCF लिखते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 36, 45 और 72 इस प्रकार से। ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 36, 45 और 72 का LCM। ठीक है, इतना हमारा है। आप लोग उम्मीद है कि आप लोग LCM निकालना भी सीख गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। अच्छा, इस सवाल में अगर हमें मान लो ये सवाल हमें दिया होता कि 72 का अभाज्य गुणनखंडन कीजिए और 2 का अधिकतम घात बताइए, तो इन सबको हम भूल गए। मान लो हमें 72 सवाल में दिया था, 72 का अभाज्य गुणनखंड हमने किया था और 2 का महत्तम घात कितना है 3, तो हम लिख देते कि 72 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का महत्तम घात कितना है 3 है। कितना है? 3 है। महत्तम घात बराबर 3, सबसे ज्यादा घात। अगर 3 का घात पूछता तो 2 लिख देते। अगर पूछता कि 72 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, तो 5 तो इसमें है ही नहीं, तो 5 का घात कितना हो जाता बच्चों? 0 हो जाता। और किसी भी संख्या का अगर घात 0 है इसका मतलब 1। कितना हो जाएगा? 1। तो 5 इसमें है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई संख्या इसमें नहीं है तो हम बोलेंगे उसका घात 0 है, और कोई संख्या इसमें है तो देख लेंगे कि वो कितना बार आया है, जितनी बार वो संख्या आया है उसका महत्तम घात उतना ही हो जाएगा। तो ऐसे वाले सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।